नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर अहम खबरें लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। जहां तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको बता दूं कि अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि फेडरल ट्रेड कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लिबर्टी डे टैरिफ्स को रोक दिया है। वैसे भी नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं, उससे न सिर्फ अमरीकी अवाम बल्कि सारी दुनिया हैरान है कि आखिर क्या हो रहा है। तो बहरहाल आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है कि अमरीका से ही एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त, उनकी हिमायत करने वाले दुनिया के सबसे दौलतमंद तरीन शख्स एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने एक महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी, एक खास महकमा तश्कील दिया था जिसके सरबरा एलन मस्क थे और उन्होंने एलन मस्क ने ऐलान कर दिया था कि वो 130 दिन तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहेंगे और अगर बनती है तो साथ रहेंगे, फिर बिगड़ती है तो हट जाएंगे। तो बहरहाल आपको बता दें कि अब 130 दिन मुकम्मिल होने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी थे कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ दिया। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि एलन मस्क दुनिया के दौलतमंद तरीन शख्स हैं। इसके अलावा टेस्ला जो है उसके और एक्स जो ट्विटर साबिक ट्विटर के मालिक भी हैं और उसके आप देखेंगे कि किस तरह वो दुनिया में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। बहरहाल हिंदुस्तान में टेस्ला के तहत जो गाड़ियाँ यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की जा रही है वो भी हो सकता है कि पाए तकमील को पहुँच जाएगा, क्योंकि अब ट्रंप का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप के जो करीबी लोग हैं अगर उनका साथ छोड़ने लगें तो फिर दूसरे उनका साथ क्यों पकड़ेंगे या उनके साथ क्यों रहेंगे। तो बहरहाल ट्रंप का जहां तक सवाल है, अगर ट्रंप ने ओहदे सदारत पर फायज होने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो है अमेरिका और दूसरा है हिंदुस्तान। आप अंदाजा कीजिए कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेंड 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 यानी दोस्त 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 कहा करते थे और जवाब में भी वो फ्रेंड कहा करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुवाजना किया है, दोनों को एक सफ में लाकर खड़ा कर दिया है, उससे कम से कम हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को होश के नाखून तो लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए और आप देखेंगे कि वो डायलॉग डिलीवरी में मसरूफ़ है। तो बहरहाल ये अमेरिका से खबर आई है और आपको ये भी बता दूं कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिकी इंतज़ामिया यानी डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ऐसा लगता है कि बैरूनी जो तलबा हैं, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी दुश्मन बनी हुई है और सबसे ज़्यादा इस मामले में मुतासिर हो रहे हैं हिंदुस्तानी तलबा और मुतासिर भी होंगे हिंदुस्तानी तलबा। इसलिए कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जायज़ा लिया जाए अमेरिका में तो सबसे ज़्यादा यानी नंबर 1 पोजीशन पर जो हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स है और सेकंड पोजीशन पर चाइना है। उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तानी तलबा का किस तरह नुकसान होगा। अब अमेरिकी सिफारत खाने जो हिंदुस्तान में हैं उसने ऐलान कर दिया है कि तमाम हिंदुस्तान में जो तलबा के इंटरव्यूज़ होने वाले थे अमेरिकी सिफारत खानों के ज़रिए वो रोक दिए जाएं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हुआ है बल्कि सारी दुनिया के लिए वाइट हाउस ने अहकामात जारी किए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा गया है कि जो तलबा अमेरिकी तालीमी इदारों में दाखिला लेते हैं, अगर वो क्लासेस स्किप करते हैं यानी क्लासेस अटेंड नहीं करते या फिर तालीम तर्क कर देते हैं या फिर कॉलेज नहीं जाते और दूसरे कामों में मशगूल हो जाते हैं तो उनके स्टूडेंट वीज़े मनसूख कर दिए जाएंगे। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के कई ऐसे इक़दाम हैं जिस पर अदालतों ने रोक लगाए हैं। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, एक बहुत अहम खबर है और उस खबर का ताल्लुक हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से है। और नरेंद्र मोदी ने सिक्किम जो जाने वाले थे ना जा सके, इसलिए उन्होंने वर्चुअल खिताब किया और एक बहुत बड़ा उन्होंने मजाक किया और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी झूठ कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ होता है कि वो दयानतदारी के साथ अवाम को हक़ाइक़ पेश करे। हम भी ये हक़ाइक़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में पेश कर रहे हैं। तो बहरहाल इस बारे में हमारे साथी अशर यासिर आपको बताएंगे। जी बिल्कुल सही सर, आज जाने वाले थे लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से देश के प्रधानमंत्री सिक्किम नहीं जा पाए और उसको लेकर के उन्होंने एक वर्चुअल संबोधन किया। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे देश हिंदुस्तान में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। जी और इस भेदभाव से बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं कि एक दलित इंसान ने एक ऊंची जाति के लड़के को बेटा कह दिया तो उसे मार दिया गया था। अफसोस की बात है। इसी तरह अलीगढ़ में कुछ लोगों को 4 लोगों को मारा गया क्योंकि उनको ये शक था गौ रक्षकों को कि ये गाय का मीट ले जा रहे हैं।
हालांकि बाद में रिपोर्ट जो आई हैं उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वो मीट, ये तो क्लियर हो गया कि वो गाय का मीट नहीं था, लेकिन कहीं पे ये भी क्लियर हुआ है कि वो मीट ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें चली, उस सब चीज़ों के बावजूद अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह के बयान देते हैं तो वाकई हंसी आती, क्योंकि आप ये देखिए पहलगाम अटैक के बाद एक छोटा सा कैप्शन वायरल हो रहा था जिसमें ये पूछा गया था, उन्होंने धर्म पूछा जाति नहीं जी कितने और इसके बाद फिर हमने देखा कि बीजेपी के कई सारे लीडर्स ने भी ये कोट इस्तेमाल किया और बहुत सारी चीज़ें लिखी। उसमें एक निशिकांत दुबे भी हैं जिन्होंने कलमा लिख दिया कि मैं कश्मीर जाऊंगा तो कम से कम मुझे ये आता हो। और अभी कल निशिकांत दुबे बैठ करके फ़लस्तीन के समर्थन में बोल रहे थे और ये कह रहे हैं कि इजराइल मुल्क जो है वो मान नहीं रहा है चीज़ों को, लेकिन वहीं जब हिंदुस्तान में आते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद की और ये भी कहा है कि ये पलटने वाले लोग हैं। जी जी। लेकिन जिस तरह आपने पहली खबर की बात की कि डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास माने जाने वाले एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वो ट्रंप प्रशासन से बाहर हो रहे हैं, संघीय नौकरशाही को कम करने और उसमें सुधार लाने के प्रयासों का नेतृत्व करने के बाद एलन मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार के रूप में अपनी सरकारी भूमिका छोड़ रहे हैं। इस बात का ऐलान करते हुए ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा चूंकि विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा निर्धारित समय, मतलब जहां तक के हमें दिया गया था टाइम, वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप को फजूल खर्ची को कम करने के अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। डोज मिशन समय के साथ और मजबूत होगा क्योंकि ये सरकार चलाने का एक तरीका बन गया है। साथ ही उन्होंने इस ऐलान से पहले ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की थी, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि शायद इस बिल की आलोचना करने के बाद ही उन्होंने साथ छोड़ा है, जो एक दोस्ती बहुत अच्छी थी। हालांकि ट्रंप दोबारा जब से आया तो हमने देखा उनके बहुत सारे दोस्त थे जो अब दुश्मन होते जा रहे हैं, और दुश्मन तो नहीं कहेंगे लेकिन उनसे बातचीत कम होती जा रही है। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमने देखा किस तरह का सलूक हिंदुस्तानियों के साथ किया गया और किस तरह का सलूक जो है अब हिंदुस्तान के उससे किया जा रहा है, तिजारत से। जिस तरह से टैक्स लगाए जा रहे हैं, टिम कुक को बोला जा रहा है कि आप आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान में नहीं करें, अगर आप करेंगे तो आपको 25 से 30% टैरिफ वो होगा। और फिर ये भी हो रहा है कि जो वहाँ से लोग हैं उनको हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ डाल के लाया जा रहा है, जिस पे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया। देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक मणिपुर पे कोई बयान नहीं दिया है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारे देश में भेदभाव नहीं हो रहा है, तो ये वाकई एक बहुत ही ज़्यादा जो है सोचने वाली बात है कि कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है। जालिमाना मजाक है, मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी झूठ है ये। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ट्रंप की हम पहले बात करेंगे उसके बाद वज़ीर आज़म की तरफ भी आएंगे। ट्रंप का एक बयान ये भी आया है कि उन्होंने इसराइल को खबरदार कर दिया है कि वो ईरान पर हमला ना करे, क्योंकि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, इस तरह का ट्रंप का कहना था। और ट्रंप का ये भी कहना था कि ईरान के साथ अब तक 6 जो दौर हैं वो बड़ी कामयाबी से मुकम्मिल हुए और ओमान जो है उसकी सालिसी कर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने इसराइल को कह दिया है कि वो ईरान पर हमला ना करे। बातचीत बहुत अच्छे समत में जा रही है। अब देखना ये है कि क्या ईरान ट्रंप के साथ जो बातचीत कर रहा है या ट्रंप इंतज़ामिया के साथ जो बातचीत कर रहा है वो उस पर राज़ी होगा। लेकिन ये भी खबरें आ रही है कि हो सकता है कि अमेरिका या ट्रंप जो हैं वो ईरान को इस बात की पेशकश करेंगे कि आपके जो जितने भी फ्रीज्ड अकाउंट्स है या मुंजमद फंड है या रकूमात है उसे आपके हवाले कर दिया जाएगा और उसके बाद आप जो यूरेनियम की अफजूदगी है उसे रोकेंगे। तो हो सकता है कि इस पर भी ईरान राज़ी हो जाए। लेकिन जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल किसी भी तरह तैयार नहीं है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई जौहरी माहिदा हो। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि साबिक़ में यानी माजी में ईरान के साथ अमेरिका का और 5 बड़ी ताकतों का जौहरी माहिदा हुआ था, लेकिन ये वही ट्रंप थे जिन्होंने आप इक़्तिदार में आने के बाद उस माहिदे को ख़त्म कर दिया था। यानी एक फितने का दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया था और फितने की यानी आगाज़ कर दिया था। वैसे भी अगर जब हम इसराइल की बात करते हैं यासिर, तो आप देखेंगे कि इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं यहूद ओलमर्ट, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत और नेतन्याहू की कैबिनेट जो है वो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है। इस कदर बदतरीन जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है कि उसका एहतसाब किया जाना चाहिए, उसका जवाबदेही को यकीनी बनाना चाहिए। ये आलमी बिरादरी का फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि ये गुंडागर्दी कर रहा है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि
जो इजराइल है वो जिस तरह से वहाँ पे अटैक कर रहा है, गाजा पे जी जी बमबारी कर रहा है, और वहाँ पे जो राशन के ट्रक्स हैं उनको रोक रखा गया है, जो भी इंसानियत की खिदमत करने के लिए लोगों ने वहाँ पे भेजी चीज़ें हैं उन सबको रोका जा रहा है। तो इससे यही लग रहा है कि ये बिल्कुल जालिमाना हरकत है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर एक चीज़ और है कि जब भी इजराइल में कुछ होता है तो उसकी खबरें बाहर नहीं आती। जी हाँ जी हाँ। आग लगी उसकी खबरें बाहर नहीं आई, जो सैलाब आया तो उसकी खबरें बाहर नहीं आई, और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो वहाँ के जो शहरी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो शहरी जो हैं वो जो फोर्सेस हैं उनकी फैमिली है वो प्रोटेस्ट करी कि ये जंग कब रुकेगी, हमारे घर वाले कब यहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अभी तक जो लोग पहले गए हुए थे उनका कोई नामो निशान ही नहीं बचा है, क्या वो जिंदा हैं कि नहीं है, ये सब चीज़ें चल रही, लेकिन उन सब चीज़ों का अभी तक जो है वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो अभी जो वहाँ के हालात हैं वो ज़्यादा सही नहीं इजराइल के भी, लेकिन बस ये चीज़ें हैं कि वो मजबूत हैं, और ऐसा लगता है कि चार दीवारी में कैद हैं तो चीज़ें बाहर नहीं आ पा रही, और उस तरह से बाहर नहीं आ रही। यासर आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन एक बात और भी है, जैसे कि बाहर खबरें नहीं आती इसराइल की, आप देखेंगे कि नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा था कि उनके बेटे ने जो नफ्सियाती, बाद में कहा गया कि इसराइली एजेंसीज की तरफ से, इसराइली गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि वो जहनी यानी मसाइल का शिकार है, नफ्सियाती मसाइल के शिकार है। तो ये कहा जाता है कि उसने अपने बाप को थप्पड़ रसीद कर दिया था, किया हो जी, सकता वो है भी खबर कि- नहीं आई। जी जी हाँ, थप्पड़ कांड तो अभी भी 2 दिन पहले भी हुआ था। तो जी खैर जी जिस तरह से हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं, सिर्फ देश में ही नहीं, कि जो एक तबका है, जो एक धर्म विशेष के लिए लोगों की दिल में जो गंदगी भरी हुई बाहर आती है। अभी कल भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के एक वो है सेनेटर, जिन्होंने ये बात कही कि हमें बोला गया था, मुस्लिम सेनेटर हैं वो, पेमैन, उन्होंने बोला कि हमें ये बोला गया था कि आप शराब पीजिए और आप जो है मेज़ पे डांस कीजिए। तो ये जो ये चीज़ें गंदगी हैं जो लोगों के जहन में भरी हुई हैं एक विशेष समुदाय के लिए, और इस गंदगी से सबसे ज़्यादा चीज़ें जो सामने आती हैं वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी आपने अपने बयान में बोला था कि जो है कई सारी मस्जिदें, हजारों कई की सारे तादाद में। बिल्कुल, और जो है जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, 4 लोगों को मारा जाता है, उनको पुलिस की गाड़ी से बाहर निकाल के मारा जाता है, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकती है। इतना पावर किसने दिया आपको? और ये जो छोटे छोटे संगठन बना करके लोग घूमते हैं, इन पे भी बैन होना चाहिए। जिस तरह हमने देखा कि जो मतलब इस समुदाय की देखें अगर हम, तो एक समुदाय की जो कुछ विशेष वो होते हैं जिनको बैन कर दिया गया है, बहुत सारे ऐसे संगठन इनको बैन किया गया है, लेकिन उन संगठनों को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है जो सिर्फ लाठी डंडे लेके निकलते हैं। अभी हमने करनी सेना का भी देखा था, करनी सेना ने किस तरह से प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद फिर वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो उनका गुस्सा है, उनके कोई राजा महाराजा को बोला गया है। तो इस तरह से तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, आपने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है, कोई कुछ भी करेगा। अभी ये 4 लोगों को पुलिस की गाड़ी से निकाल के मारा है पुलिस के सामने, और पुलिस मूक दर्शक बनी रही है, या फिर पुलिस वहाँ पे अपने काम ढंग से कर नहीं पा रही है, या पुलिस को अपने काम ढंग से करने नहीं दिए जा रहे। तो वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर आप देखेंगे कि नेपाल से जो सरहद मुंसलिक है, वहाँ पर अगर वो देखेंगे तो वहाँ पर मसाजिद, मुसलमानों के मकानात, मदारिस और मज़ारात को बड़े पैमाने पर बुलडोज़र चलाकर ख़त्म किया गया, शहीद किया गया। उसी तरह आप गुजरात में अगर आप देखेंगे, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है, और वज़ीर-ए-आज़म ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं बढ़ता जाता, तो आप सोमनाथ मंदिर के अतराफ अगनाफ जो मुसलमान आबाद थे, जो मज़ारात थे, एक नहीं 800 साल पुरानी दरगाहें थी, वहाँ पर उन्हें शहीद कर दिया गया, मसाजिद को शहीद किया गया। तो फिर ये क्या मजहबी भेदभाव नहीं है? ये बहाने बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाना क्या मजहबी भेदभाव नहीं है? ये सोचने वाली बात है। अब ओखला में भी नोटिस दी जाने वाली है कि ये सारी आबादी गैर कानूनी है और मुसलमान वहाँ पर आबाद है। ये मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, मसाजिद को निशाना बना रहे हैं जानबूझकर।
तो क्या ये मजहबी मुनाफरत नहीं है, मज़हब पर मबनी नाइंसाफ़ी नहीं है? और आपने सारी दुनिया देख रही है, आज हमारे एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 डेलीगेशंस दिए गए हैं अरकान पार्लियामेंट, वज़रा साबिक़ अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हम तो ठीक है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, पाकिस्तान को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या अंदरून मुल्क जो दहशतगर्द, जो गुंडे, जो फ़िरका परस्त दरिंदे यानी तबाही मचाए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या बैरून ममालिक में लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप वहाँ पर मुसलमानों और ईसाइयों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखे हुए हैं? क्या यही आपकी इंसानियत है? और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी गोदी मीडिया को आगे कर दिया जाएगा ताकि हक़ाइक़ पर पर्दा डाला जा सके। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि कई मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी है, गैर नाजायज़ तौर पर तामीर कर ली गई है। या उत्तराखंड की बात करेंगे या किसी और रियासत की बात करेंगे, बीजेपी ज़र इक़्तिदार, वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। फिर कैसे कह सकते हैं कि मजहबी बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं बरता जाता? अरे मेरे भाई, मजहबी बुनियाद पर इम्तियाज़ नहीं बरता जाता तो फिर आप ये बताइए कि आपके जो कैबिनेट है उसमें कितने मुस्लिम वज़ीर हैं? आपके जो अरकान पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, उसमें कितने मुसलमान हैं? आप ये बताइए कि आपकी जितनी रियासतें हैं उसमें कौन कोई मुस्लिम वज़ीर आपने रखा है या फिर कोई आपका रियासत का चीफ मिनिस्टर कोई मुसलमान है? ये बताइए आप। तो ये मजहबी बुनियाद पर आप इम्तियाज़ बरतते हैं, आप जानिबदारी बरतते हैं, तासुब बरतते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि आप झूठ बोलते हैं। आपको झूठ बोलने की बजाय सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए और कौम को ये बताना चाहिए कि हम किस तरह मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। इत्तेहाद के ज़रिए बढ़ा सकते हैं, तोड़ कर नहीं बल्कि जोड़ कर बढ़ा सकते हैं। ये सबसे अहम बात है। और आप वज़ीर-ए-आज़म देखिए शर यासिर, जिस अंदाज़ में कह रहे हैं कि हम मजहबी बुनियाद पर किसी से भेदभाव नहीं करते, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि CAA जो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो CAA शहरियत तरमीमी कानून जो बनाया गया वो मजहबी बुनियाद पर बनाया गया है, क्योंकि उसमें तमाम मज़ाहिब को शामिल किया गया, एक मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ बढ़ता गया। उसी तरह अब वक्फ तरमीमी कानून जो है वो भी मजहबी बुनियाद पर बनाया गया है, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है और काफ़ी जायदादों पर इनकी नज़रें बद है, इसीलिए वो कानून बनाया गया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ तलाक़ सलासा का जो कानून बनाया गया है, मुसलमान खातून औरतों ने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया था कि ये कानून बनाया जाए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि आप मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं और अगर आप कहते हैं कि यहाँ मजहबी बुनियाद पर भेदभाव नहीं होता है तो आप झूठ बोल रहे हैं। सर UCC भी एक बनाया जा रहा है। UCC को लेकर के ये भी कुछ बीजेपी लीडर्स का ये कहना है कि अगली बार जब हम सत्ता में आएंगे या इसी साल सत्ता में जब हमारे लास्ट डेज चल रहे होंगे तो शायद इस कानून को लेके आ जाएगा। तो आगे आने के लिए फिर मतलब लोगों को फिर से धार्मिक भावनाओं पे कहीं ना कहीं डिवाइड करने के लिए आप एक इस तरह का बिल और लेके आएंगे। सर एक बात आपने कही थी शुरू में कि हमारे डेलीगेशंस गए हुए हैं, उनसे भी कोई सवाल करेगा, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं देखा होगा कि डेलीगेशन में जितने लोग भी गए हैं उनसे किसी की सवाल करते हुए कोई फोटो आई है बाहर या वीडियो आई। सिर्फ वो अपना बयान दे रहे हैं, उन पे फोकस किया जा रहा है, उसके बाद वो चले जा रहे हैं। उसके बाद जो वीडियो सामने आ रही हैं वो कहीं जाते हुए आ रही हैं, कहीं पे किसी से मिलते हुए आ रही हैं, लेकिन कहीं ये नहीं देखा गया है कि वहाँ के लोग या मीडिया उनसे कोई सवाल कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मीडिया वहाँ पे सवाल नहीं कर रहा है। वहाँ पे NI का माइक जा रहा है और वो जा रहा क्या बोलते हैं कैमरा, उनको बस कैप्चर करके आ जा रहा है। और हमारे एक जो है लीडर है वहाँ पे बीमार भी हो गए हैं, गुलाम नबी आज़ाद जी 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 वो भी बीमार हो गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में इंटरनल चीज़ें चल रही हैं और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग गए हुए हैं वहाँ पे, जिस तरह सलमान खुर्शीद साहब गए हुए हैं, असद उनैसी साहब गए हुए हैं, बहुत सारे लीडर्स गए हुए हैं, लेकिन जब वो हिंदुस्तान में आएंगे तो क्या वो इन चीज़ों पे बात करेंगे कि 4 लोगों को जो मारा गया है? हाँ, या धार्मिक उससे जो चीज़ें बढ़ रही हैं? क्योंकि अभी तो हर जगह पे हर मस्जिद के नीचे जो है आपको जो है मंदिर मिल रहा है। क्या पता अगर मंदिर के नीचे देखेंगे तो बौद्ध का कुछ मिले या कुछ और मिल जाए। ये चीज़ें अभी ढकी छुपी हुई हैं, इनको कोई उजागर नहीं कर रहा। लेकिन अगर यही चीज़ वहाँ पे सवाल जवाब होते हुए किसी ने भी अगर वहाँ पे पूछ लिया इस डेलीगेशन में से किसी इंसान से, किसी भी लीडर से, कि हिंदुस्तान में इस वक्त धार्मिक उस पर जो चीज़ें तोड़ी जा रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे, तो क्या आपके पास सवाल वहाँ पे जवाब रहेगा? बहरहाल मैं समझता हूँ अशर देखिए कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं
तो हमें हर हाल में हिंदुस्तान हिंदुस्तान का को डिफेंड करना चाहिए, और वो लोग जो है डेलीगेशन वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसका भी ये मैं समझता हूँ कि जवाब मांगना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। मिसाल के तौर पर आपने अलीगढ़ की बात करते हैं, बेकसूर लोग हैं, और वो जो गोश्त ले जा रहे थे वो ना गाय का गोश्त था, ना किसी गाय के किसी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले किसी और दूसरे जानवर का गोश्त था। ये लेबॉर्ट्री टेस्ट में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। उसी तरह जिस तरह अखलाक दादरी का जो वाक़या पेश आया था, मोहम्मद अखलाक को मॉब लिंचिंग के ज़रिए इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया था, और आप देखेंगे कि उस वक्त जब उनके घर में मौजूद जो गोश्त था उसको का जब लेबॉर्ट्री टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो बकरे का गोश्त था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जानबूझकर बहाने बनाकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और मॉब लिंचिंग के बारे में तो मैं समझता हूँ कि मोदी हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो गई है, और इसकी रास्त जिम्मेदारी वज़ीर दाखिला अमित शाह को कबूल करनी चाहिए, और अगर उनमें अखलाकी ज़रूरत है, अखलाकी हिम्मत है, तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही, वो ये कि पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके वापस आ जाएगा। पीओके खुद कहेगा मैं भारत वापस आया हूँ, पाक से बात होगी तो आतंक और पीओके पर बात होगी। अभी हमने देखा कि 2024 का जब इलेक्शंस चल रहा था लोकसभा का, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी कि इस बार अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, फिर से प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार, तो हम पीओके को लेके आएंगे। लेकिन अभी हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें अपोजिशन का या लीडर्स का ये कहना है कि हमारे पास पूरी तैयारियां थी, फिर भी हम पीओके को वापस क्यों नहीं लेके आए। अब फिर राजनाथ सिंह जी का ये बयान सामने आया डिफेंस मिनिस्टर का कि हम जल्द ही पीओके को वापस लेके आएंगे। तो सर, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, और क्या उस पर काम चल सकता है? क्योंकि अभी अपोजिशन यही बात कर रहा है कि जब हमारे पास इतनी ताकत थी, हमने इतनी चीज़ों को वहाँ पे क्या बोलते हैं नेस्तनाबूद किया, तो हम पीओके को लेके क्यों नहीं आए, और ट्रंप ने क्यों वार रुकवा दी, इसके लिए भी कोई अभी तक सरकार की तरफ से जवाब सामने नहीं आया। ट्रंप के वार रुकाने का ये जंगबंदी के ऐलान का सवाल है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव है, कशीदगी है, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, और जंगबंदी का ऐलान कौन कर रहे हैं? ट्रंप कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सोचने वाली बात है। और अब तक आपको बता दूं कि उन्होंने 12 से 15 मरतबा ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है ट्रंप के जंगबंदी का सहरा मेरे सर बांधा जाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, इस तरह की खबरें हैं जो हम आप के लिए लेकर आए हैं और लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।